चलो हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। आगे जुड़ने वाले अपने आप जुड़ते रहेंगे बाद में। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इस डायग्राम या इस ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था, इस ग्राफ को बनाया था तथा मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ जो है इस तरीके से आगे की तरफ या इंक्रीज क्यों होता है। इसका कारण होता था कि ई मीटर और बेस संधि का कैसा होना, फॉरवर्ड बायस में होना। अब ये ई मीटर बेस संधि फॉरवर्ड बायस में होती है, उस वजह से जो संधि होगी उसमें प्रतिरोध कैसा उत्पन्न होगा, फॉरवर्ड बायस के कारण प्रतिरोध भी कैसा होगा, न्यून प्रतिरोध उत्पन्न होगा। प्रतिरोध की मात्रा जो होगी वो संधि के अंदर वो कैसी होगी, कम होगी। संधि में प्रतिरोध की मात्रा कम होने के कारण इसमें करंट क्या होती है, एकदम किसी नियत वोल्टेज के ऊपर बढ़ जाती है। और इस न्यून प्रतिरोध को हम कैसा प्रतिरोध बोलते हैं, गतिक प्रतिरोध। तो इस गतिक प्रतिरोध को जो हम ज्ञात करेंगे वो इस ग्राफ की सहायता से हम किसी दो पॉइंटों के ऊपर किसी भी वीसी के जो एक वीसीबी का एक नियत मान होगा, उस वीसीबी के एक नियत मान के ऊपर जो ग्राफ प्राप्त है उस ग्राफ के अंदर दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज तथा करंट के डिफरेंस को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, जो इस फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के अंदर निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर हमें करंट या वोल्टेज के अंदर जो रेशियो प्राप्त होता है उस आधार के ऊपर हम इस फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर ई मीटर बायस संधि के अंदर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कितना प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आर आई बराबर डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई सी। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, वीसीबी बराबर नियत होता है, ये हमको ध्यान रखना है। और इसका मान जो होता है वो लगभग कितना बार प्राप्त होता है, 50 से 60 ओम के करीब प्राप्त होता है। उस वजह से ये ग्राफ जो होता है वो क्या हो रहा है, ये किसी नियत वोल्टेज के बाद में इंक्रीज हो रहा है। ये सेम वही की वही कंडीशन है जो आप किस में पढ़ते थे, पीएन संधि डायोड में, संधि डायोड में अग्र बायस कंडीशन में। हम जब अग्र बायस अवस्था पढ़ते थे तो उस कंडीशन के अंदर हमें ग्राफ कैसा, सेम इसी प्रकार का ग्राफ होता था जिसमें करंट क्या होती थी, एकदम किसी फिक्स वोल्टेज के बाद में क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी, जिसका कारण होता था फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान क्या हो जाता था, संधि के अंदर उपस्थित पोटेंशियल बैरियर के बराबर या उससे अधिक हो जाता था, तो उस कंडीशन में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं उनके पास में एनर्जी का मान क्या हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर की तुलना में अधिक। और उस कंडीशन में वो पोटेंशियल बैरियर को पार करके किधर की तरफ चले जाते हैं, पी से एन सिरे की तरफ चले जाते हैं। और उस वजह से इसके अंदर करंट का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, या अधिक से अधिकतम करंट की फ्लोइंग होती है। तो ये तो थी वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र की प्रकृति। या निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र जो होगा वो इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट के ऊपर किस प्रकार से प्राप्त होगा उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कल की क्लास में। और इसके अंदर कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसके बारे में भी मैंने आज आपको बता दिया। अब हम आज जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो है इसका सेकंड भाग कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार का होगा, या फिर जो हम आउटपुट के सिरों के ऊपर वोल्टेज या करंट देखते हैं उसका मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो है इसके अंदर निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब इस निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में आप लोगों को मालूम हो तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंदर जो आउटपुट के सिरे के ऊपर वोल्टेज होती थी वो कलेक्टर बेस संधि के कारण, तथा उस आउटपुट के ऊपर जो करंट बहती थी वो कौन सी थी, आईसी करंट थी। मतलब आईसी करंट या फिर हम कह सकते हैं संग्राफ के अंदर उत्पन्न होने वाली धारा। इन दो धाराओं इस धारा तथा कौन से वीसीबी तथा आईसी के मध्य हमको क्या खींचना है, ग्राफ खींचेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होगा उसको हम कौन सा अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। आउटपुट करंट तथा आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच का मध्य का जो ग्राफ होगा वो कौन से अभिलाक्षणिक वक्र को प्रदर्शित करेगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। और ये करंट किसके कारण उत्पन्न होगी, आईसी करंट संग्राफ उत्सर्जक धारा के कारण उत्पन्न होती है। तो उस वजह से इस ग्राफ के अंदर हमें नियत किसको रखना है, आई को किसको रखना पड़ता है, नियत रखना पड़ता है। आई को नियत रखते हुए किसके बीच में, कलेक्टर बेस वोल्टेज तथा कलेक्टर धारा के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ कहलाएगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा।
तो आप लोगों को इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन होगी निर्गत अभिलाक्षणी वक्र की, वो क्या होगी? निवेशी धारा IE को स्थिर रखते हुए, निवेशी धारा IE को स्थिर रखते हुए निर्गत वोल्टता VCB तथा निर्गत धारा IC के मध्य वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब क्या ध्यान रखना है? IE जो कि आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट के रूप में आप धारा जो दे रहे हो ट्रांजिस्टर को, वो तो कैसी रहनी चाहिए? नियत आप एक फिक्स वैल्यू कर दो उसकी फिक्स वैल्यू करने के पश्चात IC तथा VCB के अंदर जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, उन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ को हम कौन सा अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। इस निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में टोटल कितने प्रकार के क्षेत्र पढ़ेंगे? 3 प्रकार के क्षेत्र। एक तो सक्रिय क्षेत्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा? संतृप्त क्षेत्र, और तीसरा इसके अंदर होगा अंतक क्षेत्र। इसमें तो हमें क्या रैखिक प्रवर्धन के रूप में संकेत प्राप्त होंगे। इसमें I का मान क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0 या I होगा, और इसमें I का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा, या फिर I बराबर क्या हो जाएगी? 0। तीनों कंडीशन के अंदर ये डिफरेंस होगा। सक्रिय क्षेत्र में तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट के रूप में हमने इनपुट में जो सिग्नल दिए उसके कारण हमें आउटपुट के रूप में कितना सिग्नल प्राप्त हो रहा है? वो लीनियर रूप में प्राप्त हो रहा है। लीनियर मतलब एक रेखा के रूप में या फिर किसी और रूप में प्राप्त हो रहा है। या संतृप्त धारा के अंदर इस I बराबर 0 का मान है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें बेस इमीटर तथा बेस कलेक्टर दोनों ही संख्या क्या हो जाती है? फॉरवर्ड बायस हो जाती है। उस वजह से बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण इसमें धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है अंतक क्षेत्र की या कट ऑफ रीजन की, जिसमें दोनों ही बायस या दोनों ही संख्या जो होती है वो किस बायस में होती है? रिवर्स बायस कंडीशन होती है। उस वजह से वहां पे करंट का मान क्या होता है? 0 होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर करंट का मान लगभग 0 के बराबर होगा, क्योंकि अंतक क्षेत्र के अंदर दोनों ही कंडीशन या दोनों ही संख्या रिवर्स बायस होने के कारण जो धारा बहेगी वो ओनली फॉर कौन से आवेश वाहकों के कारण बहेगी? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। उस वजह से लास्ट वाले क्षेत्र में धारा का मान क्या होता है? न्यूनतम या फिर लगभग 0 के बराबर। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ किस प्रकार का बनता है या उसका ग्राफ का वैसा बनने का कारण क्या होता है, या फिर इन तीनों क्षेत्रों के अंदर जो करंट होती है वो लीनियर या मैक्सिमम या फिर 0 के बराबर क्यों होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अब। इसके अंदर जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है।
अब इसमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में। ये तो ग्राफ इसमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब इस ग्राफ के अंदर हमको वो तीनों क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र तथा अंतक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को भी प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए एक कंडीशन ये होती है, या जो वो क्षेत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये जो लीनियर क्षेत्र जो होता है ये वाला, ये क्षेत्र कौन सा होता है, सक्रिय क्षेत्र। ठीक है। और इसके नीचे जो ये वाला क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है आपका अंतक क्षेत्र, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, कट ऑफ रीजन भी कह सकते हैं, जहां पे आउटपुट के रूप में करंट क्या है, लगभग 0 के बराबर प्राप्त होती है। और ये जो तीसरा वाला, ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र कौन सा होता है, संतृप्त क्षेत्र। ये 3 प्रकार के क्षेत्र इस ग्राफ के अंदर पाए जाते हैं, सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र तथा संतृप्त क्षेत्र। तो सबसे पहले हम कौन से क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रिय क्षेत्र। सक्रिय क्षेत्र क्या होता है, या फिर सक्रिय क्षेत्र में ये ग्राफ इस प्रकार से क्यों प्राप्त होता है। तो सक्रिय क्षेत्र में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सक्रिय क्षेत्र होगा उसमें जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उससे हमें क्या मिलता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर से रैखिक प्रवर्धक संकेत की प्राप्ति होती है। इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो ये शॉर्ट्स में समझा रहा हूँ इसको आप अभी समझ लो, और ये जो शॉर्ट में जो मैं छोटे पॉइंट लिखा रहा हूँ उसको आप लिख लो। बाकी जो इनके नोट्स जो होंगे वो अपन क्लास या फिर आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उसके बाद ऊपर आपके सभी के ऊपर नोट्स भेज दिए जाएंगे। परंतु जो मेन पॉइंट है इसके अंदर समझने के, उसको मैं आपको इस क्लास के अंदर साथ में समझाता रहूंगा, और वो आप समझते जाओगे तो क्या है, उसके बाद में आपके जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें आसानी से समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। तो आप ये जो चीजें मैं छोटी चीजें बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझोगे तभी आपको वो नोट्स में लिखा हुआ समझ में आएगा, नहीं तो वो नहीं समझ में आएगा कि उसमें क्या बताया गया है या फिर उसमें क्या लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो चीजें बताऊंगा वो आप लोगों को ध्यान से समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे एक तो आउटपुट के रूप में करंट कौन सी है, आईसी पीएनपी ट्रांजिस्टर में कहाँ पे आउटपुट के सिरे के ऊपर थी, और आप लोगों को मालूम हो तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसका वर्क क्या होता है,
प्रवर्धन का कार्य होता है सक्रिय क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो हम IE इनपुट धारा को अप्लाई कर रहे हैं तब हमें एक रेखा के रूप में क्या मिल रही है, IC करंट मिल रही है। इसलिए हम बोले कि PNP ट्रांजिस्टर से किसी रैखिक प्रवर्धन के संकेतों की आउटपुट के रूप में प्राप्ति होती है। अब आप लोगों को मालूम हो तो जब हमने करंट को ज्ञात किया था या जो आउटपुट की करंट IC की वैल्यू ज्ञात की थी वो IC बराबर कैसी प्राप्त हो रही थी, अल्फा इंटू IE प्लस के ICB0। यहाँ पे ICB0 लिखने का कारण ये है, ये ICB0 लिखने का कारण ये है कि जो यहाँ पे ये न्यूनतम या फिर अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो करंट या लीकेज करंट उत्पन्न होती है वो कौन से बायस के अंदर उत्पन्न हो रही है, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में उत्पन्न हो रही है। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में ये वक्र बना रहे तो लीकेज करंट भी कौन से उभयनिष्ठ आधार के अंदर, उभयनिष्ठ आधार या फिर कॉमन बेस टर्मिनल के अंदर उत्पन्न होगी। तो इस वजह से यहाँ पे ICB0 लिखा है। और अगर मान ले कि इस ICB0 का मान लगभग क्या है, 0 के बराबर हो स्टार्टिंग के अंदर, या फिर आप मान लो कि जो लीकेज करंट है वो इस ट्रांजिस्टर से उत्पन्न ही नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम IC को क्या लिख सकते हैं, IC बराबर अल्फा IE लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं IC बराबर हम अल्फा IE लिख सकते हैं। तो आप किसी भी करंट IE का मान 2 एम्पीयर रखो, 3 एम्पीयर रखो, 4 एम्पीयर रखो, 5 एम्पीयर रखो या 6 एम्पीयर रखो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे तो IC से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, लगभग इस IE के बराबर होगी। जैसे कि मान लो कोई भी PNP ट्रांजिस्टर है उसके लिए अल्फा का मान क्या है, 1 मान लो, या फिर ये कह सकते हो कि अल्फा का मान 0.95 से किसके 0.99 के मध्य होता है, 0.99 के मध्य होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम IE बराबर क्या रखें, 1 मिली एम्पियर रखें और IC का मान ज्ञात करें तो IC बराबर क्या आ जाएगी, 0.99 इंटू 1, और ये IC बराबर किसके बराबर आ रही है, 0.99 मिली एम्पियर, जो कि लगभग किसके बराबर है, 1 मिली एम्पियर के बराबर है। तो इस वजह से जो ये IC का मान है वो I के नियमित मानों के ऊपर क्या होता है, लगभग उसके बराबर ही प्राप्त होता है। जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है या जो करंट हमने अप्लाई की है उसी के बराबर हमें आउटपुट के रूप में करंट प्राप्त होती है IC का मान। इस वजह से यहाँ पे ये जो रैखिक रूप में एक रेखा के रूप में ग्राफ जो है ये IE का मान जो है, जो हम IE 1 मिली एम्पियर, 0 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर या 6 मिली एम्पियर के रूप में हम जो इनपुट करंट अप्लाई करते हैं उस आधार के ऊपर जो IC के मान भी है वो क्या होते हैं, लगभग इन्हीं करंटों के बराबर प्राप्त होते हैं। लगभग इन्हीं करंटों के बराबर प्राप्त होने की वजह से हमें ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है या फिर एक रेखा के रूप में हमें आउटपुट करंट की प्राप्ति होती है। इसका कारण ये होता है इस रैखिक प्रारंभिक संकेतों की प्राप्ति का कारण जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टर बेस संधि का रिवर्स बायस में होना। कलेक्टर बेस संधि जो होती है उसमें क्या होती है, रिवर्स बायस कंडीशन में होती है। कलेक्टर बेस संधि जब रिवर्स बायस कंडीशन में होगी तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट प्रवाहित होती है वो किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण करंट तो उत्पन्न होती है पर उसके साथ में यहाँ पे जो गतिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो भी क्या होता है, अधिकतम होता है। गतिक प्रतिरोध के अधिकतम होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो ये करंट हमें एक रेखा के रूप में प्राप्त होती है जिसका मान जो होता है वो लगभग 10⁶ ओम के बराबर होता है। 10⁶ ओम के बराबर का गतिक प्रतिरोध किसमें, कलेक्टर बेस संधि के अंदर उत्पन्न होने के कारण हमें जो आउटपुट के रूप में एक सरल या फिर आप ये कह सकते हो रैखिक प्रवर्धन के रूप में आउटपुट के रूप में करंट IC की प्राप्ति होती है, जिसका कारण होता है कि कलेक्टर बेस संधि के अंदर हमें कैसा
जो गतिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है या जो आवेश वाहकों के फ्लो को रोकता है उसका मान क्या होता है, बहुत ही अधिक, लगभग 10⁻6 ओम के बराबर होता है। और इसे जिस सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसमें आई को क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है, ये ध्यान रखना। इस प्रतिरोध जो यहाँ पे कलेक्टर बेस संधि या निर्गत टर्मिनल के ऊपर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका मान बहुत अधिक होने के कारण जो हमें यहाँ पे सक्रिय क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, एक रेखिक रूप के अंदर क्या मिलती है, आईसी करंट की प्राप्ति होती है, जिसको हम किस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, आई बराबर आईसी बराबर अल्फा आई के सूत्र से भी हम इस करंट का मान प्रैक्टिकली रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये करंट इस आईसी का मान जो है वो आई के लगभग एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जिसका कारण क्या होता है, यह गतिक प्रतिरोध। ये तो होता है सक्रिय क्षेत्र के अंदर जो हमें करंट प्राप्त होती है उसका कारण। बोर्ड इधर की साइड से क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ तक से, लेकिन इधर की साइड से क्लियर दिख रहा होगा, या फिर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से, बाकी इसका कोई कारण नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आप मेरे को बता दो, मैं वापस बता देता हूँ, या फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुन लेना। इसमें ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें आप लोगों को 3 प्रकार के क्षेत्र पढ़ने हैं। उसमें जो ये 3 प्रकार के क्षेत्र जो है, एक तो सक्रिय क्षेत्र जो होता है वो एक रेखा के रूप में जो आईसी करंट प्राप्त होती है वो वाला होता है। दूसरा संतक क्षेत्र जो होता है जहां पे करंट का मान बहुत ही कम मिनिमम होता है, वो वाला क्षेत्र अंतक क्षेत्र होता है। और संतृप्त क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर आप ये कह सकते हो जो जीरो बिंदु है उससे दूसरी साइड या लेफ्ट साइड वाला जो एरिया होता है वहां पे जो कौन सा क्षेत्र होता है, संतृप्त क्षेत्र होता है, जिसके अंदर ओनली डायोड के अंदर दोनों ही संख्या किस बायसिंग में होती है, फॉरवर्ड बायस में होती है। उस कंडीशन के अंदर करंट की फ्लोइंग होती है, उस वजह से इसका एरिया या फिर ये जो करंट होती है मैक्सिमम से या मिनिमम की तरफ बढ़ती है या मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाती है, वो वाला एरिया संतृप्त क्षेत्र वाला होता है। तो सबसे पहला एरिया जो है वो सक्रिय क्षेत्र है। सक्रिय क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, इमीटर बेस संधि जो होती है वो कैसी होती है, फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर बेस संधि क्या होती है, रिवर्स बायस होती है। तो फॉरवर्ड बायस वाली संधि होती है और ये रिवर्स बायस के अंदर होती है। तो रिवर्स बायस संधि होने के कारण इसमें जो करंट उत्पन्न होती है वो क्या होती है, एक रैखिक प्रवर्धन के रूप में प्राप्त होती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि जो आईसी आउटपुट करंट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा आई प्लस के आईसीबी जीरो। यहाँ पे आईसीबी या लीकेज करंट जो है उसको अगर हम शून्य मान लें तो उस कंडीशन में आईसी का मान क्या हो जाएगा, अल्फा आई। अब हम एक नियत उत्सर्जक करंट को अगर हम इसके ऊपर मान लो कि कोई भी 1 मिली एम्पीयर या 2 मिली एम्पीयर या 3 मिली एम्पीयर किसी भी नियत वैल्यू के ऊपर क्या करें, इस करंट आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट का मान ज्ञात करें तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि 1 मिली एम्पीयर के ऊपर अगर हम मान ज्ञात करें या फिर 0 मिली एम्पीयर के ऊपर संग्राहक धारा का मान ज्ञात करेंगे तो वो भी किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। 1 मिली एम्पीयर के ऊपर ज्ञात करेंगे तब वो लगभग 1 मिली एम्पीयर के बराबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम आई का मान परिवर्तित करते जाएंगे तो लगभग आई के बराबर ही हमें किसका मान प्राप्त होता है, आईसी का मान प्राप्त होता है। उसका कारण होता है कि जो सीबी संधि जो होती है वो किस बायस में होती है, रिवर्स बायस कंडीशन में होती है। तो उस वजह से इसमें रिवर्स बायस कंडीशन के कारण ओनली फॉर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण करंट बहती है, जो कि कहां से आए हुए होते हैं, वो उत्सर्जक से आधार के अंदर आए हुए होते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे करंट जो होती है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। और इस गतिक प्रतिरोध का मान जो है हम किससे ज्ञात करते हैं, गतिक प्रतिरोध का मान हम आर आई ओ नोट डेल्टा वीसीबी अपॉन डेल्टा आईसी बराबर आई बराबर नियत से ज्ञात करते हैं। इसका मान जो होता है लगभग 10⁻6 ओम के बराबर होने के कारण इस निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर सक्रिय क्षेत्र के अंदर एक रेखा के रूप में आउटपुट करंट का मान प्राप्त होता है। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो है इसमें संतृप्त क्षेत्र की। संतृप्त क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र आता है जिसमें कलेक्टर बेस और इमीटर बेस दोनों ही संख्या कैसी होती है,
फॉरवर्ड बायस में होती है। कलेक्टर बेस तथा इमीटर बेस दोनों ही संख्या फॉरवर्ड बायस में होने के कारण जो ये एरिया जो होता है वो क्या होता है, वीसीबी बराबर 0 वोल्ट से दाई बाई ओर का क्षेत्र जो होता है वो किस में आ जाता है, संतृप्त क्षेत्र में आ जाता है। और यहाँ पे संतृप्त क्षेत्र है उसमें कलेक्टर बेस और इमीटर बेस दोनों ही संख्या क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। उस वजह से इसमें जो आईसी जो होती है वो आई पर क्या नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। आईसी क्या नहीं करेगी, आई पर निर्भर आई पर निर्भर नहीं यहां से आप इस क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना, आईसी जो होती है वह आई पर निर्भर नहीं आईसी का आई पे निर्भर ना होने का कारण में ये होता है कि जो जब दोनों ही बायस या दोनों ही संख्या अगर फॉरवर्ड बायस में होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो करंट का प्रवाह होता है वो कैसे आवेश वाहकों के कारण होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। तो कलेक्टर बेस के अंदर या कलेक्टर के अंदर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं हॉल, हॉलों के गति के कारण भी अब उसमें क्या हो जाती है, करंट का मान या करंट है वो उत्पन्न हो जाती है। उस वजह से यहाँ पे आईसी या जो आईसी होती है वो आई पर डिपेंड नहीं करती और संतृप्त क्षेत्र के अंदर इसका मान क्या हो जाता है, एकदम से घटना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये आई के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। जब ये आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही उस वजह से आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो ये कैसा होता है, एकदम लगभग घटने ही वाले या डिक्रीजिंग लेवल के अंदर होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इसका मान इंक्रीज ओनली किस कंडीशन में होगा, जब इसके अंदर कौन से आवेश वाहक फ्लो होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो कि संग्राहक के अंदर खुद के अंदर उपस्थित है। तो आप ध्यान रखना संतृप्त क्षेत्र जो होता है उसमें कलेक्टर बेस तथा इमीटर बेस दोनों ही संख्या किस बायस में होती है, फॉरवर्ड बायस में होती है। तथा इसमें जो एरिया जो होता है संतृप्त क्षेत्र का वो कौन सा होता है, वीसीबी के 0 मान से बाई ओर का क्षेत्र होता है जिसके अंदर आई के ऊपर आईसी की डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। इसका कारण होता है कि जो आवेश वाहकों का प्रवाह होता है वो कौन से, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण इसमें आउटपुट करंट की प्राप्ति होती है। उस वजह से आईसी का मान इसमें क्या होता है, एकदम से डिक्रीज हो जाता है। अब इसके अंदर तीसरा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, अंतर क्षेत्र। तीसरा एरिया कौन सा हो जाएगा इसमें, अंतर क्षेत्र। इस अंतर क्षेत्र के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, इस अंतर क्षेत्र के अंदर क्या होता है, अंतर क्षेत्र के अंदर कलेक्टर बेस तथा फॉरवर्ड इमीटर बेस दोनों ही संख्या कैसी होती है, रिवर्स बायस कंडीशन में होती है। रिवर्स बायस कंडीशन में होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों के रिवर्स बायस कंडीशन में होने के कारण जो आवेश धारा प्रवाहित होगी, धारा का प्रवाह अल्पसंख्यक धारा का प्रवाह अल्प संख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। उस वजह से इस आईसी का मान जो होता है वो क्या होता है, लेस देन आईसी भी 0 से होता है। इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो जो करंट का मान है वो क्या है, 0 से कम या लगभग 0 के बराबर होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो धारा का प्रवाह जो है और यहाँ पे आईसी लेस देन आईसी भी 0 का होने का कारण मेन ये होता है कि यहाँ पे जो धारा बहती है वो ओनली फॉर कैसे आवेश वाहकों के कारण बहती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। उस वजह से ये अंतर क्षेत्र जो होता है वो लगभग 0 से नीचे वाला क्षेत्र जो होता है इस ग्राफ के अंदर वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, अंतर क्षेत्र या फिर
कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन के अंदर ओनली फॉर अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण करंट बहती है, उस वजह से इसके अंदर जो धारा है या फिर इसके अंदर धारा का मान जो होता है वो आईसी का मान जो होता है वो लीकेज करंट से भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे लीकेज करंट जो होती है वो कौन से आवेशवाहकों के कारण बहती है, वो अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण बहती है। तो ये जो है वो इसकी निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की प्रॉपर्टियां है। तीसरा या जो इसके ना लास्ट कंडीशन जो होती है वो होती है हमारा धारा लाभ, जिसे हम किससे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, वो आउटपुट धारा तथा इनपुट धारा इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या होता है, आउटपुट धारा कौन सी, आईसी अपॉन आई। इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें कितनी धारा प्राप्त हो रही है आउटपुट के रूप में, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पीएनपी संधि या पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर आउटपुट के रूप में जो धारा बहती है, आउटपुट के रूप में जो धारा बहेगी उसका मान और इनपुट के रूप में हमने जो धारा अप्लाई की है, इन दोनों का जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि जो हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर का आधार अभिविन्यास हमने अप्लाई किया है, उस आधार अभिविन्यास के रूप में हमें आउटपुट के रूप में कितनी जो हमने करंट अप्लाई की है उसकी तुलना में हमें आउटपुट के रूप में कितनी करंट की प्राप्ति हो रही है, उसके बारे में हमें अल्फा बराबर आईसी अपॉन आई से पता चल जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो ये रेशियो है आईसी अपॉन आई, ये हमें क्या बताता है, मैं आउटपुट के रूप में कितनी धारा है वो प्राप्त हो रही है। हमने इनपुट के रूप में 100% अगर अप्लाई किया तो हमें आउटपुट के रूप में कितना % करंट की प्राप्ति होगी आईसी की मात्रा के रूप में, उसके बारे में हमको अल्फा से पता चल जाएगा। तो हम जो कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कल की नेक्स्ट की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इसका दूसरा अभिविन्यास है उत्सर्जक उत्सर्जक अभिविन्यास है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है।